डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की पिछली क्लास में हम अधिनायक तंत्र के गुणों का अध्ययन कर चुके थे और हमने दोषों का अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया था। अधिनायक तंत्र के जो दोष हैं उसमें हमने बुद्धि और विवेक में ये शासन विश्वास नहीं करता, यहाँ तक का अध्ययन किया था। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हुए अगला इसका दोष या अवगुण है जनता में डर और भय का माहौल पैदा करना। क्योंकि अधिनायकवादी शासन ये मानता है कि जनता को जितना ज़्यादा डराकर रखा जाएगा, दूसरे राष्ट्रों के द्वारा आक्रमण या आंतरिक समस्याओं में उलझा कर रखा जाएगा, तो वो कभी भी शासन के खिलाफ बगावत के बारे में सोच नहीं सकेगी। यदि जनता के पास फ्री समय होगा तो वो शासन के विरुद्ध भी बगावत पर उतर सकती है। ऐसे में जनता को हमेशा इतना डरा कर रखो कि वो खुद ये चाहे कि हमें हमारे शासक ही इस तरह की परेशानियों से निजात दिला सकते हैं। तो अधिनायकवादी शासन जनता को भयभीत बनाकर हमेशा उन पर हुकूमत करना चाहते हैं। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना। अधिनायकवादी शासन कभी अपने आप को गलत नहीं मानते। डेमोक्रेसी इस थीम पर आधारित है कि सरकार से भी गलती हो सकती है और उस गलती को सुधारने का प्रयत्न सरकार के द्वारा किया जाएगा। कभी सरकार की ये गलती जनता के द्वारा बताई जाती है, कभी विरोधी दल के द्वारा बताई जाती है, या जो डेमोक्रेसी का फोर्थ जो स्तंभ हम कहते हैं मीडिया, उसके द्वारा बताई जाती है। लेकिन अधिनायकवादी शासन में शासकों के दिमाग में ये फितूर होता है कि वो कभी गलती नहीं कर सकते, और जब गलती नहीं कर सकते हैं तो उसमें सुधार की गुंजाइश एकदम शून्य हो जाती है। जैसा कि लिप्सन ने कहा कि समस्त अधिनायक तंत्र या व्यवस्थाओं का विशिष्ट दोष यह है कि वे यह मानकर चलती है कि जिनके हाथों में शासन की सत्ता है वे सर्वश्रेष्ठ हैं और कोई भूल उनसे नहीं हो सकती, यानी कि वो कोई भूल नहीं कर सकते। जब शासकों के दिमाग में, दिल में ये चीज़ आ जाती है कि वो अन्य सभी से बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं और उनसे तो कोई भूल नहीं हो सकती, तो उस शासन के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी काम करे वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसी तरह व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन। लोकतांत्रिक देशों में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार और स्वतंत्रताएं मुहैया कराई जाती है और आपातकालीन परिस्थिति के अलावा सरकार भी उनको नागरिकों से नहीं छीन सकती। जबकि अधिनायकवादी शासन में अधिकार और स्वतंत्रता केवल मात्र शासकों की दया पर निर्भर है। यहाँ व्यक्ति से केवल आज्ञा पालन की अपेक्षा की जाती है और व्यक्ति को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि वो राष्ट्र के लिए मरना पड़े तो मर जाए, अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, उसके कोई अधिकार और कोई स्वतंत्रताएं नहीं होती। इसी तरह कला और संस्कृति पर विपरीत प्रभाव। क्योंकि कला को विकसित होने के लिए कलाकार को एक स्वतंत्र एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है जहां पर वो अपनी कला को जो भी जिस रूप में वो पारंगत है उसको अभिव्यक्त कर सके। लेकिन अधिनायकवादी शासनों में कलाकारों को अपनी खुलकर अभिव्यक्ति का मौका नहीं दिया जाता। उन पर हर जगह एक तरह से प्रेशर और पाबंदियां बनी रहती हैं, तो कला और जो संस्कृति है उसका भी पूर्ण रूप में विकास नहीं हो पाता है। इसी तरह कुत्सित, अगला इसका जो अवगुण है, कुत्सित भावनाओं पर जोर। जब जनता को डराकर हमेशा भयभीत रखा जाएगा तो जनता में सद्विचार आने के रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि जनता हमेशा भय के वातावरण में केवल अपनी सुरक्षा और अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ही चिंतित बनी रहेगी। ऐसे आशंका के वातावरण में उसकी भावनाएं अच्छाई की ओर, नैतिकता की ओर कभी नहीं होगी। केवल और केवल ध्यान अपने आप को सेफ रखने पर उसका सारा ध्यान लगा रहेगा और ऐसे में वो अपने ज्ञान और बुद्धि का विकास, उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करने पर ध्यान नहीं दे सकती है। इसी तरह उत्तराधिकार संबंधी दोष। अधिनायकवादी शासनों में या तो पुत्र को उसकी सत्ता सौंप दी जाती है या निकटतम मित्र या परिवारजन को दी जाती है। जीवित रहने तक यदि उत्तराधिकारी के बारे में कोई डिसीजन हो जाता है तब तो कोई समस्या नहीं होती,
लेकिन यदि जीवित रहते हुए उत्तराधिकारी के बारे में कोई निर्णय नहीं होता तो हर एक व्यक्ति, चाहे मित्र हो, सगा संबंधी हो या प्रशासन में कोई अपने पहुंच रखने वाला व्यक्ति हो, वो सभी अपने आप को सत्ता के हकदार समझने लग जाते हैं और एक स्ट्रगल का माहौल उस राष्ट्र में आ जाता है। जबकि डेमोक्रेसी में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सत्ता में पहुंच पाते हैं, वहां पर इस तरह का आंतरिक दंगल कभी देखने को नहीं मिलता। क्रांति और षड्यंत्र का वातावरण जितना ज्यादा केंद्रित शासन अधिनायकवादी शासनों में रखा जाता है, उसका दुष्परिणाम ये होता है क्योंकि शासक भी अल्टीमेटली एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति के स्वभाव में कुछ कमियां अंतर्निहित होती है, कुछ उसके कृत्यों में गलती होने की संभावना हमेशा बनी रहती है और इन गलतियों को जो शासक के सराउंडिंग या जो उसके ज़्यादा नियर डियर लोग होते हैं उन कमियों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं और वो मौका पाते ही उन कमियों की आड़ में शासक पर या तो दबाव बनाते हैं या उसके विरुद्ध कुछ लोग मिलकर षड्यंत्र बनाकर उसको सत्ता से हटाने का प्रयत्न करते हैं। तो अधिनायकवादी शासन के जितने हमने गुण देखे उससे ज़्यादा इसके दोष नजर आते हैं। हालांकि दोष हमने लोकतंत्र में भी देखे, लेकिन लोकतंत्र के दोष इस तरह के हैं कि उनमें सुधार करके उस शासन प्रणाली को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली अधिनायकवाद अंतिम विकल्प सत्ता का नहीं हो सकता, लोकतंत्र एक बेहतर विकल्प है। अधिनायकवाद कुछ परिस्थितियों में, कुछ परेशानियों के समय भले ही सही शासन प्रमाणित हो सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में सामान्य जनता कभी भी अधिनायकवादी शासन को पसंद नहीं करती है। लोकतंत्र हमेशा से मानव की पहली पसंद रहा है। अब इन दोनों के गुण और दोषों का अवलोकन करने के बाद यदि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम निम्न बिंदुओं पर अपना फोकस कर सकते हैं। लोकतंत्र में मानवीय विवेक में विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने ऊपर शासन करने की ईश्वर ने उसे बुद्धि दी है, उसे योग्यता दी है और उसको सही एटमॉस्फेयर यदि मिलता है तो वो उस योग्यता को और ज़्यादा डेवलप कर सकता है। लेकिन अधिनायकवादी शासन में व्यक्ति की बुद्धि और विवेक में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं किया जाता। उनका मानना है कि शासन करने वाले कुछ लोग ही होते हैं जिनको कि हम एलिट वर्ग कहते हैं और अधिकांश जो जनता है वो आज्ञा पालन के लायक ही होती है। इसी तरह लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता ने एक निश्चित समय सीमा के लिए सरकार को सत्ता की चाबी सौंपी होती है। अधिनायकवादी शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और ना ही उस पर जनता का किसी प्रकार का नियंत्रण रहता है। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और तानाशाही शासनों में सत्ता केंद्रित होती है, वो केवल तानाशाह के पास रहती है। तानाशाह शासक को अपनी सुविधा के लिए कुछ उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, जबकि लोकतंत्र जो है उसमें एक ग्रामीण स्तर से लेकर और पूरे केंद्र शासन तक अनेक सत्ता के केंद्र बने होते हैं और सभी को अपनी सत्ता जो पावर है वो संविधान के द्वारा दी जाती है, उसका एक प्रॉपर चैनल बना रहता है। इसमें लोकतंत्र में जनता की शासन की गतिविधियों में रुचि रहती है क्योंकि जनता को ये महसूस होता है उसका अपना शासन है और शासन यदि उसके हितों के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उसके पास सत्ता को बदलने की एक बहुत बड़ी चाबी है जिससे वो सत्ता को बदल सकती है। लेकिन अधिनायकवादी शासनों में जनता की अभिरुचि नहीं रहती क्योंकि जनता और सरकार के बीच एक बहुत बड़ा अंतराल रहता है। जनता की राजनीतिक गतिविधियां वहां पर शून्य के बराबर होती है। जनता को केवल आज्ञा पालन के लायक माना जाता है, जो भी कानून शासकों के द्वारा बना दिया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में जनता को सरकार के किसी अनचाहे कानून, अनचाही नीति का विरोध करने का भी अधिकार है, जो कि तानाशाही या अधिनायकवादी शासनों में नहीं होता। इसी तरह लोकतंत्र में नागरिक चेतना व जागरूकता बनी रहती है और अधिनायकवादी शासनों में नागरिक चेतना शून्य होती है या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। लोकतंत्र में ये उम्मीद की जाती है और वास्तव में होता है कि वहां पर नेतृत्व कार्यकुशल होता है
क्योंकि जनता ने सोच समझकर अच्छे व्यक्ति को अपने ऊपर शासन करने के लिए चुना होता है। और अधिनायकवादी शासनों में कार्य कुशल प्रशासन नहीं होता या शासन की गति धीमी पड़ जाती है, क्योंकि उसे हमेशा इस चीज पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं शासन के खिलाफ कहीं षड्यंत्र तो नहीं हो रहा, किसी दूसरे देश के द्वारा उस पर आक्रमण की तैयारी तो नहीं की जा रही। जिस तरह का भय का माहौल शासक जनता में बनाकर रखता है, वो स्वयं भी इस प्रकार के भय से कहीं न कहीं डरा हुआ होता है। लोकतंत्र में किसी प्रकार का भय जनता में नहीं होता और क्रांति की भी संभावना नहीं होती, क्योंकि जनता के पास किसी देश में 4 या किन्हीं देशों में 5 साल में शासन को बदलने का हथियार है, मतदान के द्वारा चुनाव की जो प्रणाली है। लेकिन अधिनायकवादी शासनों में जनता के पास ये हथियार नहीं होता, तो वहां पर यदि सही शासक नहीं है तो उसके खिलाफ क्रांति का ही सहारा जनता को लेना पड़ता है। इसी तरह लोकतंत्र में आत्म सुधार की प्रवृत्ति है। वहां पर शासकों के मन में भी ये रहता है कि मानव के द्वारा गलती हो सकती है और उस गलती का सुधार भी किया जा सकता है। लेकिन अधिनायक तंत्र के जो शासक है, उनको ये फीलिंग रहती है कि वो कभी गलत नहीं कर सकते, और जब उनसे गलती नहीं होती तो आत्म सुधार की बात आ ही नहीं सकती। लोकतंत्र में शक्तिशाली शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि लोकतंत्र देशभक्ति को बढ़ाता है। अधिनायक तंत्र में शस्त्रों की शक्ति होती है, लेकिन जनता का मनोबल वहां पर उच्च नहीं होता। लोकतांत्रिक देश में जब भी कभी राष्ट्र पर कोई खतरा आता है तो एक एक बच्चा वहां का सिपाही के रूप में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, राष्ट्र की सुरक्षा उसका प्रमुख दायित्व समझने लग जाता है। जबकि अधिनायक तंत्र में जनता का मनोबल शासकों के द्वारा कभी उठने नहीं दिया जाता है, तो वो शासन ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता, वो केवल शस्त्रों के बल पर ही अपने आप को शक्तिशाली बनाकर उसका प्रदर्शन करता है। लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को मानता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र विश्व में एकाकी नहीं रह सकता। हर राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंध बनाने होते हैं, कुछ उनसे लेना होता है, व्यापार में कुछ उन्हें देना होता है, मुद्रा का लेन देन करना होता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, टेरिटरीज बनी हुई है, उसके लिए भी जो समझौते संधियां की हुई है उसका पालन लोकतांत्रिक देश करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे महत्वपूर्ण संगठन जो विश्व स्तर पर बने हुए हैं, उन संगठनों को भी लोकतांत्रिक देश के द्वारा माना जाता है। और अधिनायक तंत्र उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, वो केवल राष्ट्र की पेरीफेरी तक अपने को सशक्त सुदृढ़ बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, और उग्र राष्ट्रवाद के कारण वो सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति को अपनाता है, और अंतरराष्ट्रीयवाद उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। तो ये बेसिकली लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र के बीच हमें डिफरेंस नजर आता है। और अंततः यदि कहा जाए तो ये सत्य है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें भले ही हम कई दोषों को पाते हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे बेहतर शासन प्रणाली जनता के हितों के अनुकूल है। क्योंकि गार्नर ने जो कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, इससे बेहतर कोई दूसरा शासन नहीं हो सकता। लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, लोकतंत्र के जो कुछ हमने दोष देखे हैं, उन दोषों का समाधान भी हमारे पास ही है। जनता यदि जागरूक होती है तो लोकतांत्रिक सरकार कभी निरंकुश रवैया नहीं अपना सकती। जब जनता जागरूक नहीं हो तो कई बार सरकार के द्वारा निरंकुश रवैया अख्तियार कर लिया जाता है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में नहीं रहता। सामान्य परिस्थिति में हर एक व्यक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित देशभक्ति से सरोबार उसमें रहता है, और लोकतंत्र सबसे सशक्त शासन के रूप में हमारे सामने आता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।